पास जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। अब बायोस्टैटिक के अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि आइदर वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, तो उसको चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जो है वो स्टैटिक्स में जो है वो टी टेस्ट, जी टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर जो है हमारे पास सैंपल जो होगा वो सैंपल साइज जो होगा वो लार्ज होगा, मतलब 50 से ज़्यादा होगा। उसका जो n नंबर्स होंगे सैंपल साइज का वो हमारे पास 50 से ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जबकि जो सैंपल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ये सारी उसकी कंडीशंस हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास स्मॉल नहीं होगी, बल्कि वो ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 या -1 इसके अंदर लाई करती है, ठीक है। अब काई स्क्वायर हमारे पास इस मदद से हम क्या कह सकते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप है उसको मालूम करने के लिए जो है हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, ठीक है। इस टेस्ट में हम कैटेगोरिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो है वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये फाइंड करना है। इसके अलावा हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट में एक्सपेक्टेड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती हैं, ठीक है। दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं, दूसरी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ठीक है। उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है उस चीज़ को फाइंड करने के लिए जो है वो हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो हमारे पास हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होती है, जबकि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो हमारे पास जो है वो डेटा से कलेक्ट की जाती है, ठीक है। डेटा हमारे पास जो भी प्रेजेंट होगा उसके अंदर जो है वो हमें ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो सैंपल से मिलती है, सैंपल्स उसके अंदर जो है वो कलेक्ट करके उसमें से ऑब्जर्व वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब काई स्क्वायर की टेस्ट के वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू है या जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस है एक्सपेक्टेड वैल्यू से वो क्या होगा, हमेशा इंक्रीज़ होगा। जबकि जो हमारे पास काई स्क्वायर अगर कम है उसकी जो वैल्यू है तो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास ना होने के बराबर होगा। अब इसमें क्या होता है कि हाइपोथेसिस टेस्ट होगा, इसके अंदर डिफरेंट हम जो है वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखते हैं। कैटेगोरिकल डेटा के अंदर जो है वेरिएबल्स किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर हो गया, फेज हो गया, एजुकेशन हो गई या फिर मेडिकल रिसर्च या सोशल साइंसेज वगैरह। इसमें हम पता लगा सकते हैं कि वेरिएबल्स में जो है वो ज़्यादा कैटेगरीज हैं या किस वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कि ये सारी चीज़ हो गई थ्योरी काई स्क्वायर की। अब आते हैं न्यूमेरिकल की, किस तरह से आते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 ईयर एंड द एज ऑफ द ड्राइवर्स इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 ड्राइवर्स बिटवीन 18 एंड 50। मीन्स कि हमारे पास ये वाला जो डेटा है ये हमारे पास क्वेश्चन में प्रेजेंट है कि हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप के जो है वो ड्राइवर्स हैं जिनकी एज का जो रेंज है वो 18 से लेकर 50 तक है। जबकि जो हमारे पास टोटल रैंडम सैंपल्स हैं ड्राइवर्स के वो कितने हैं, 500 ड्राइवर्स। मीन्स कि हमारे पास टोटल ड्राइवर्स 500 हैं और उन ड्राइवर्स की एज जो है 18 to 50 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेस्ट एट अल्फा 0.01 मीन्स कि हमारे पास 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है। उसके बाद द हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्राइवर्स एज, ठीक है। हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो क्या बता रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है वो इंडिपेंडेंट है ड्राइवर्स की एज की, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो डेटा है जिसमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और एज ऑफ ड्राइवर ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल मीन्स रॉज और कॉलम्स का टोटल आपने खुद करना है आंसर्स के लिए, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहला हाइपोथेसिस में हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट हमारे पास क्या होता है, नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसको हमने टेस्ट करना है। तो इसमें हमें क्या टेस्ट करना है कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एज ऑफ ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। हमें देखना है कि एज ऑफ ड्राइवर्स और जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है इनके दरमियान अगर कोई एसोसिएशन नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगा। और इसका अपोजिट जो होता है वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। इसमें हमें लिखना है कि देयर इज़ एन एसोसिएशन, मीन्स अगर नल हाइपोथेसिस ये है कि उसके अंदर कोई एसोसिएशन नहीं है तो उसका अपोजिट क्या होगा कि देयर इज एन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें लिखना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हमारे पास एक कॉमन नंबर होता है 0.05, वो आप लगा दें, ठीक है। तो हमेशा लेकिन ये प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर जो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है। फर्स्ट स्टेप हो गया नल हाइपोथेसिस, सेकंड स्टेप हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप हमारे पास है
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हमें पता लगाना है कि हमने कौन से स्टैटिस्टिक्स का जो है वो टेस्ट करना है। इधर हम टी टेस्ट करेंगे, हम जो है वो जी टेस्ट करेंगे, काय स्क्वायर करेंगे, या नोवा करेंगे, या कौन सा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो क्या शो कर रहा है, एसोसिएशन शो कर रहा है। ठीक है, हमें रिलेशनशिप दिखाना है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट सॉरी दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या एसोसिएशन है। तो जब भी एसोसिएशन की बात होती है तो हम काय स्क्वायर टेस्ट करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो सैम्पल साइज है वो हमारे पास 50 से ज़्यादा है, बड़ा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, काय स्क्वायर टेस्ट लगा रहे हैं। काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला ये है, इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, समेशन आई समेशन जे ओ आई जे माइनस ई आई जे का होल स्क्वायर अपॉन ई आई जे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने रखना है। ठीक है, अब ई आई जे हमारे पास और ओ आई जे क्या है, ओ आई जे हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, जबकि ई आई जे हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अच्छा, ओ आई जे और ई आई जे क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओ आई जे और ई आई जे। अब ओ आई जे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में ऑब्जर्व दी हुई है, 75, 115, 110, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और हमने ये जो है ई आई जी की वैल्यूज़ निकालनी है। किस तरह से निकालें, ई आई जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आर आई सी जे अपॉन जी। आर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रॉज है। ठीक है, रॉज है, नंबर ऑफ रॉज नहीं है, मतलब रॉज है। और सी जे हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। और जी हमारे पास क्या है, ग्रैंड टोटल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको जो है वो रॉज और कॉलम्स को पहले ही देख लेना कि ये वाला जो हमारे पास है रॉज है और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो इन सब को प्लस करके हमने यहाँ पर टोटल किया है। ठीक है, इन सब को प्लस करके यहाँ टोटल किया, इन सबको प्लस करके यहाँ टोटल किया, जबकि हमारे पास जो कॉलम्स हैं इसका डेटा यहाँ से आए, ये वाली तीनों वैल्यूज़ को प्लस करके यहाँ लिखा है, फिर इन तीनों को प्लस करके यहाँ, फिर इन तीनों को प्लस करके यहाँ लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास रॉज और कॉलम आ गया, और ग्रैंड टोटल इन सब को प्लस करके हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तब भी 500 आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तब भी 500 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने ये जो E11, E12, E13 लिखा है ना, तो ये हमने 11, 12, 13 के खुद से लिखा है। इसकी जगह आप E1 सॉरी EA, EB, EC इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, EA के अंदर आप क्या करेंगे, रॉ 1 कॉलम 1 ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रॉ 1 हमारे पास क्या होगी, ये वाली हमारे पास रॉ है, इसका रो 1, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी। फिर हमारे पास कॉलम वन की वैल्यू हमारे क्या है, 150, वो हमने यहाँ लिखी। और फिर हमारे पास है ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल 500, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास E11 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से पूरी 9 वैल्यूज़ निकालनी है। 9 वैल्यूज़ क्यों, अब आपने जो है वो E12 निकालना है, इसमें आप रॉ 1 कॉलम 2 डिवाइडेड बाई 2, रॉ 1 कॉलम 2 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारे पास 120 आ जाएगा। इसी तरह से हमने जो है वो थर्ड को निकालना है, R1 रॉ 1 कॉलम 3 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, तो रॉ 1 हमारे पास 30 था, उसके बाद हमने इसको जो है 150 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 500, इस तरह से ये 3 वैल्यूज़ आ गई। हमने टोटल 9 वैल्यूज़ निकाली हैं, तो हमने ये 3 वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हम जाते हैं दूसरे पेज में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, E21, इसको इसमें हम जो है रो को चेंज करेंगे और कॉलम को बारी बारी चेंज करेंगे। रॉ 2 हमारे पास आ गई, रो 2 हमारे पास क्या थी, रॉ 2 हमारे पास क्या है, 150 है। ठीक है, और कॉलम 1 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 500 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 45 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रॉ 2 कॉलम 2 डिवाइडेड बाय जी, तो ये हमारे पास 60 आ गया। फिर हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 500, तो 60। इसी तरह से हमने जो है वो रॉ 3 को भी करना है, इसको इससे करेंगे फिर डिवाइडेड बाय, फिर इसको इससे करेंगे फिर डिवाइड 500, फिर इसको इससे करेंगे फिर डिवाइड बाय 500। इस तरह से हमारे पास सारी ईज की वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हमारे पास ये वाली पूरी आ जाएंगी। आपने क्या करना है, ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको लाइन वाइज इसी तरह यहाँ पे लिख देना है। ये आपने सेकंड कॉलम बनाना है। ठीक है, वो एक कॉलम हमने ये बनाया था, सेकंड हमने ये बनाना है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ए आई जे की वैल्यू हमने ये वाली सारी जो हमने अभी निकाली थी ये इसी तरह से लाइन से लिख लेनी है। और हमारे पास ओ आई जे मीन्स ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये वाली 75, 115, 110, इसी तरह से हमने इसको जो है वो लाइन वाइज लिखते जाना है। ठीक है, ये सारी आपके पास ओ आई जे और ई आई जे की वैल्यूज है। अब आपने क्या निकालना है, इसके बाद क्या करना है, हमने जो है वो काय स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके तहत हमें क्या करना है, ओ आई जे माइनस ई आई जे मीन्स ओ आई जे की वैल्यू है 75 फॉर एग्जाम्पल पहला, तो इसके अंदर 75 है, फिर ई आई जे 90, इसको इसमें से माइनस करेंगे, उसका होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर लेने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे, ई आई जे मीन्स 90 के साथ दोबारा उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएगी। तो 75 को अगर 90 से माइनस करेंगे, उसका होल स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाई ई आई जे, हमारे पास क्या आएगा 2.5 आएगा। इसी तरह से 115 माइनस 120 होल स्क्वायर लेके डिवाइडेड बाय 120 अगेन करेंगे तो 0.2। इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। एंड में हमने क्या करना है, इन सबका ग्रैंड टोटल लिख के सॉरी टोटल करना है, फिर इसके बाद ई आई जे का सम अप करना है और ओ आई जे का सम अप करना है।
ये हमारे पास आ गई काई स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था OIJ माइनस EIJ डिवाइडेड बाई EIJ, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है और ऑब्जर्व वो टेबुलेटेड वैल्यू क्या होती है। कैलकुलेटेड वैल्यू वो होती है जो हमने फॉर्मूला लगा के जो है वो निकाली है, जबकि जो टेबुलेटेड होगी वो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन, यानी कि हमारे पास डिसीजन रीजन कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा को जो है वो उसके अंदर काई स्क्वायर का जो टेस्ट का वो होता है पेज होता है, उसके अंदर हम उसको देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यूज़ है वो कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंस क्या है कि रॉ -1 कॉलम -1, डिफरेंस के दरमियान क्या है 3 - 1 3 - 1, ठीक है। ये हमारे पास रॉस थी, 3 रॉस थी 3 कॉलम्स थे, ठीक है। ये 3 रॉस 3 कॉलम, तो 3 - 1 फॉर्मूला में रॉ -1 और कॉलम -1, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रॉस भी 3 थी, कॉलम भी 3 थे, दोनों को हमने जो है वो माइनस किया, दोनों को माइनस करने के बाद 2, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया 4 आया। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, जो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास x से बड़ी है, हमारे पास x क्या है 4 है, और x स्क्वायर यानी वो जो है हमारे पास काई स्क्वायर वो क्या है 23.5। तो हमारे पास जब हम 4 को जो है 0.01 के टेबल में देखते हैं काई स्क्वायर के टेबल में, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 13.28 आती है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है वो 23 से क्या है बड़ी है। अब क्या करेंगे, हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं डिफरेंट। अगर हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है इसके अंदर हम जो लाइन आती है वहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आती है, मतलब टेबल से हमें जो वैल्यू आई है वो हम इस लाइन के नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब इस लाइन के नीचे हमारे पास जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको देखना होता है। फिर क्या करेंगे कि ये हमारे पास है 13.28। अगर हम जो है वो इसको ग्राफ के तहत देखें तो यहाँ पर 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर 13.28 है, फिर आगे क्या होगा 14 होगा, 15 होगा, 16, सारे वैल्यूज़ आगे होंगे, ठीक है। तो 13.28 यहाँ पर है, तो जो वैल्यू है 23.7 वो आगे कहीं लाई करेगी। तो ये वाला जो रीजन होता है वो एक्सेप्टेंस रीजन होता है, जबकि ये वाला जो रीजन होता है वो क्रिटिकल रीजन होता है। क्रिटिकल रीजन में अगर कोई वैल्यू फॉल करती है तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो अगर ऑल्टरनेटिव में आती है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक्सेप्टेंस रीजन में आती है तो, ठीक है। तो इसके तहत हमारे पास ये जो वैल्यू है वो कहाँ आ रही है, क्रिटिकल रीजन में। तो आखिर में हमने बस यही कंक्लूड कर देना है कि जो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर रही है। इसकी वजह से जो है हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और ये कंक्लूड कर दिया कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड द एज ऑफ ड्राइवर्स, तो उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है।